तो फाइनली आप लोगों के समस्त में सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। ये मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर जो है वो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र हैं 2023 और 24 के सेशन में परीक्षा देने वाले समाजशास्त्र की, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको आइडिया लगेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होता है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको क्या क्या तैयार करना है, ये सब हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। और जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन जो छोटे यानी कि अति लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन है उसका उत्तर भी बताएंगे और कौन कौन से आपको परीक्षा के लिए तैयार करना है क्वेश्चन 2023 और 24 के सेशन के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारे छात्र पूछेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी का है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें ये सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। जिन भी यूनिवर्सिटियों में पेपर होने वाला है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, ये है प्रश्न पत्र का नाम। ये प्रश्न पत्र मैच कर लीजिए, इसकी परीक्षा होने वाली तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। ओके, ये परीक्षा जो है वो लिखित बेस वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो पेपर है अभी इसी वर्ष 2023 का ही है, ठीक है। रिसेंटली जो पेपर हुआ था, ठीक है, ये करीब वही हमें लग रहा है कि फरवरी मार्च में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अब भी ये पेपर दिसंबर और जनवरी फरवरी में होंगे, ठीक है। दिसंबर जनवरी फरवरी में होंगे 2023 और 24 के सेशन में, तो ध्यान से वीडियो को देखेंगे। चलिए जानते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अति लघुत्तरीय क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और उसमें कुछ हम दिखाएंगे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है। 2 घंटे का समय मिला था, 75 नंबर का पूर्णांक था। बाकी आप लोग को मालूम है 25 नंबर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलते, कॉलेज की तरफ से मिलते। और सेक्शन इसमें, ठीक है, सेशन और इसमें 3 सेशन है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी कि आ भाषा, ठीक है। तो इसमें होता ये है खंड आ भाषा में आ में आपको अति लघुत्तरीय और बा में आपको लघुत्तरीय और, ठीक है, सा में आपको मिलेंगे दीर्घोत्तरीय, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चन की ओर। तो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा गया था भाई कि समाजशास्त्र का अर्थ बताइए, ठीक है। तो समाजशास्त्र का अर्थ के बारे में जान लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जानना जरूरी है। पूरा का पूरा हम जो मॉडल पेपर है लगभग सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आप सभी को सिंपल भाषा में उत्तर भी बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले समाजशास्त्र का अर्थ या समाजशास्त्र की परिभाषा, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, तो दोनों आपको तैयार कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं समाजशास्त्र के जो जन्मदाता हैं उनका नाम है अगस्त काम्पटे। कौन है? समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं अगस्त काम्पो, ठीक है, काम्पटे। ये हैं समाजशास्त्र के जन्मदाता, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। ये हैं समाजशास्त्र के जन्मदाता और फादर आप लोग कह सकते हैं। और अगस्त का विचार था कि जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीवशास्त्र आदि विज्ञान है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक जीवन का अध्ययन करने के लिए सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। ये रही इनकी सिंपल सी परिभाषा। बाकी समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इस शास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से समाज का अध्ययन किया जाता है, यानी कि समाजशास्त्र में जो समाज है, जिस भी रीति रिवाज में आप रहते हैं, ठीक है, जिस भी समाज में रहते हैं उसका ये अध्ययन है, ठीक है। उस समाज में उसका अध्ययन किया जाता है समाज का, ठीक है। और समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु सामाजिक संबंध है। सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए ही समाजशास्त्र का जन्म और विकास हुआ है, ठीक है। समाजशास्त्र के बारे में जानना और उसके बारे में, ठीक है, सामाजिक संबंध बनाना, ये सब हमारे आ जाएंगे समाजशास्त्र। इसीलिए ही समाजशास्त्र का जन्म हुआ है, इसीलिए समाजशास्त्र का स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। इसके बारे में सिंपल सा परिचय, ओके। बाकी अगला पॉइंट है यहाँ पर समाजशास्त्र का इतिहास के बारे में बताइए, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, समाजशास्त्र का इतिहास बताइए। ये भी आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ओके। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे। समाजशास्त्र का इतिहास, ठीक है। तो समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास समाजशास्त्र द्वारा किया जाता है। देखिए समाज जो है ना उसको समझने के लिए विद्वान, ठीक है, समाज को वैज्ञानिक दृष्टि से यानी कि वैज्ञानिक के हिसाब से या फिर उनके नज़रिए से इसको समझने के लिए समाजशास्त्र द्वारा इसका मतलब कि अध्ययन किया जाता है, फिर समझा जाता है, जो कि एक नया सामाजिक विज्ञान है। एक अलग विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले फ्रांसीसी विचारक अगस्त काम्टे द्वारा अपनी प्रमुख कृति जिसका नाम है पॉजिटिव फिलोसफी में 1838 में किया गया था। जो समाजशास्त्र का अध्ययन है ये सर्वप्रथम जो कि अगस्त काम्टे, जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, इनकी कृति थी जिसका नाम था पॉजिटिव फिलोसफी। क्या था? पॉजिटिव फिलोसफी में 1838 में समाजशास्त्र का अध्ययन किया गया था, तभी से इसकी स्टार्टिंग हुई, ठीक है।
तो ये रहा इसका सिंपल सा परिचय। ओके, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि भाई कम्युनिटी जिसको बोलते हैं समुदाय किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है। ठीक है, जो समुदाय है वो व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, ठीक है, जो अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समरूपताओं के आधार पर एक निश्चित सीमा में निवास करते हैं। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि समुदाय में हम मानवीय सदस्यों को सम्मिलित करते हैं, यानी कि जो समुदाय होता है उसमें सभी जो इंसान होते हैं, जो मानव होते हैं, वही सम्मिलित होते हैं, ना कि पशु। ठीक है, और ना कि पक्षियाँ। सामुदायिक भावना का तात्पर्य यहाँ सदस्यों के आपसी मेल मिलाप, पारस्परिक संबंध से है। ठीक है, तो कहने का मतलब समुदाय जो है एक तरीके से इंसान है, मनुष्य है। ठीक है, ये सब जो पूरा एक दूसरे से जुड़ गए, यही हो गया आपका समुदाय। ठीक है, और ये अपने असामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सभी सांस्कृतिक, इन सभी के जो आधार पर एक निश्चित सीमा में निवास करते हैं। भाई एक निश्चित सीमा होती है कि हाँ भाई हमारे पास इतना पैसा तो हम उसमें अपना जीवन व्यतीत करेंगे, हमारे पास इतने संपर्क हैं तो हम उन्हीं के संपर्क में रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है सामाजिक समुदाय या फिर समुदाय की परिभाषा। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई पशु समाज किसे कहते हैं। तो पशु समाज की छोटा सा मैं आपको परिचय बता दूं। पशु समाज मुख्य रूप से प्रावर्ती या प्रतिवर्ती व्यवहार पर आधारित है। ठीक है, पशु समाज में कोई अधिकार और कर्तव्य नहीं है। पशु समाज में कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, मतलब कि भाई इंसान तो है नहीं कि उसके पास अधिकार हो, ये कर सके वो करे। तो भाई पशु के पास कोई भी अधिकार नहीं हो, बेचारा बांध दिया गया तो बंधा है, कहीं चला गया तो वहीं है, उसके पास कोई अधिकार नहीं कुछ वो कर सके। ठीक है, कि किसी कंप्लेन कर सके, किसी शिकायत कर सके। ठीक है, वो पीड़ित कर रहा है तो किसी उसकी कंप्लेन कर सके उसके लिए। ठीक है, ना उसके कोई अधिकार हैं और ना कोई उसके कर्तव्य हैं। ठीक है, कि हमें ये कर्तव्य का पालन करना होगा तभी हम रह पाएंगे। तो वो तो भाई आप लोगों को मालूम है कि वो बोल तो सकता नहीं, तो वो एक तरीके से, ठीक है, पशु समाज में कोई अधिकार और कर्तव्य नहीं होते। ठीक है, ठीक है, और प्रत्येक प्राणी अपनी शारीरिक शक्तियों पर जीवित रहता है, यानी कि जो उसकी शारीरिक शक्तियाँ होती, पावर होती है, उसी हिसाब से वो चलता है, रहता है, उसी के हिसाब से जीवन जीता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसके बारे में लिखेंगे, पशु समाज के बारे में छोटा सा परिचय। ठीक है, और अगला आपका पॉइंट आ जाएगा नातेदारी किसे कहते हैं भैया। तो नातेदारी का मतलब ये हुआ कि समाज में मानव अकेला नहीं है। ठीक है, जो इंसान है, आप हैं या हम हैं, हम ना अकेले हैं ना आप अकेले हैं। ठीक है, मतलब उस तरह तो अकेले हैं। ठीक है, कहने का मतलब समाज में मनुष्य तो अकेला ही है ना, लेकिन समाज में मानव अकेला नहीं होता। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक वह अनेक व्यक्तियों से, अनेक, ठीक है, रिश्तेदारी में, नातेदारी में घिरा होता है। इसका संबंध एकाधिक व्यक्तियों से होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो समाज में मनुष्य है वो अकेला नहीं है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके जो संबंध हैं, कोई नाना है, कोई मामा है, कोई मौसा है, ठीक, कोई दादा है, ठीक है, कोई चाचा है, कोई चाची है, तो वो ये नातेदारी में और ये जो पारिवारिक संबंध है इसमें, ठीक है, जुड़ा रहता है। तो सिंपल सी परिभाषा इसकी है कि समाज में मानव अकेला नहीं होता, जन्म से लेकर मृत्यु तक वह अनेक व्यक्तियों से घिरा हुआ होता है। इसका संबंध एकाधिक व्यक्तियों से होता है, परंतु इनमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संबंध उन व्यक्तियों के साथ होता है जो कि विवाह बंधन और रक्त संबंध के आधार पर संबंधित हैं। उसे ही हम साधारण शब्द में नातेदारी कहते हैं। ठीक है, नातेदारी का मतलब यह हुआ कि जो किसी न किसी, ठीक है, विवाह बंधन और रक्त संबंध, ठीक है, यानी कि भाई विवाह हो जाता है तो वहाँ पर रिश्तेदारी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और जहाँ से विवाह होता है वहीं से सारी रिश्तेदारी शुरू हो जाती हैं। तो एक विवाह बंधन वाला और रक्त बंधन वाला, ठीक है, ये दो संबंध बहुत ही विख्यात हैं और यही चलते हैं ज़्यादा। ठीक है, और उसे हम साधारण भाव में नातेदारी कहते हैं। भाई हमारी रिश्तेदारी यहाँ है, हमारे नातेदारी यहाँ है। भाई मौसा के यहाँ नातेदारी है, हमारे फूफा के यहाँ नातेदारी है, हमारे जीजा के यहाँ नातेदारी है। इसी तरह रिलेशन होते हैं, इन्हीं को कहते हैं नातेदारी। ठीक है, ओके, क्लियर। और भाई सांस्कृत नहीं, संस्कृति, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं कल्चर, रीति रिवाज। तो संस्कृति किसी भी देश, जाति और समुदाय की आत्मा होती है। ठीक है, जिस भी देश में रहते हैं उसकी अलग हो सकता है कल्चर हो, ठीक है, रीति रिवाज हो।
आप जिस देश में रहते हैं वहाँ की जाति अलग हो सकती है, समाज अलग हो सकता है, समुदाय अलग हो सकता है। तो सिंपल भाषा में बोले तो संस्कृत किसी भी देश, कोई भी देश हो, कोई भी जाति हो, कोई भी समुदाय हो, उसकी आत्मा होती है। ठीक है, कल्चर यानी कि संस्कृत। संस्कृत से ही देश, जात या समुदाय के उन समस्त संस्कारों का बोध होता है जिनके सहारे वह अपने आदर्शों, जीवन मूल्यों आदि का निर्धारण करता है। ठीक है, संस्कृत का साधारण अर्थ है संस्कार। ठीक है, और सुधार, परिष्कार, शुद्ध यानी संस्कार। भाई ये बोलते नहीं कि आपके बच्चे में क्या संस्कार हैं, क्या उसको आपने संस्कार सिखाएं कि बड़ों का आदर न करे, अपने छोटों का आदर न करे। ठीक है, या अपने रिश्तेदारी में किससे कैसी बात करनी चाहिए। ठीक है, और बड़ों से कैसी बात करनी चाहिए। कहीं पर जा रहा है, अननोन पर्सन से मिल रहा है तो उससे कैसे पेश आना चाहिए। तो वो होते हैं आपके कल्चर, यानी आप जिस तरह उसके सामने पेश होंगे, अच्छे से पेश होंगे तो बोलेंगे ये आपके अच्छा मैनर है, अच्छे कल्चर हैं, अच्छे रीति रिवाज हैं। ठीक है, तो ही होता है संस्कृत, यानी कि किसी भी देश, जाति और समुदाय की आत्मा होती है संस्कृत। ठीक है, जो मनुष्यों के द्वारा उभर कर दिखती है। तो ये हो गया इसके बारे में परिचय। बाकी संघर्ष के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, संघर्ष दो या अधिक समूहों के बीच मतभेद, प्रतिरोध, विरोध आदि से है। ठीक है, एक ही समूह के अंदर भी द्वंद्व हो सकता है। इस स्थिति में अंतः समूह द्वंद्व कहते हैं। संघर्ष अपने स्वप्रो को प्राप्त करने का भी हो सकता है। यानी कि संघर्ष का मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनेंगे फिर से। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि संघर्ष की परिभाषा अलग अलग जो समाजशास्त्री हैं उनके अनुसार अलग अलग है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी परिभाषा और बता दे रहा हूँ। देखिए सुनिएगा, संघर्ष में वो सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। वो सभी प्रक्रियाएं मतलब कुछ प्रोसेस। ठीक है, वो सभी प्रोसेस सम्मिलित हैं, प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा मनुष्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मनुष्य का भाई कोई उद्देश्य हो उसकी प्राप्ति नहीं कि उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जैसे मेरा उद्देश्य ये है कि आप सभी को अच्छी टीचिंग देना और आप लोगों से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करना। ठीक है, तो उसी तरह मनुष्य किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं, मतलब कि एक दूसरे के विरुद्ध जो जायज़ नहीं। ठीक है, विरुद्ध। ठीक है, विरुद्ध कार्य करते हैं जिनको हम कहते हैं संघर्ष कहते हैं, कि भाई किसी के विरुद्ध आपने काम किया तो उसको हम संघर्ष कहेंगे। ठीक है, तो यही हुई इसकी पूरी की पूरी परिभाषा कि संघर्ष में वो सभी प्रक्रिया सम्मिलित है जिनके द्वारा मनुष्य किसी उद्देश्य के लिए, किसी चीज़ के प्राप्ति के लिए एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, तो ये होगा इसकी सिंपल सी परिभाषा। अगला पॉइंट यहाँ पर है, मतलब अगला क्वेश्चन है कि विवाह किसे कहते हैं। तो विवाह की परिभाषा आप सभी जानते हैं, कोई बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि विवाह, जिसे शादी भी कहा जाता है, दो लोगों के बीच एक सामाजिक या धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है जो उन लोगों के बीच साथ ही, ठीक है, उन लोगों के बीच साथ ही उनके और किसी भी परिणामी जैविक या दत्तक, ठीक है, दत्तक बच्चों तथा समाधियों के बीच अधिकारों और दायित्व को स्थापित करता है। विवाह के समारोह को विवाह उत्सव भी कहते हैं। तो ये रही सिंपल सी परिभाषा। सिंपल सी परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं कि विवाह को शादी भी किया जाता है, ये दो लोगों के बीच एक सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है। ओके, क्लियर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कि भाई सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं। तो सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा जानते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति में बदलाव आना ही सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। भाई कोई इंसान है उसमें बदलाव आ गया, यानी कि पहले दूसरी तरह था, पहले गरीब था अब अमीर हो गया। ठीक है, पहले वो दुबला था बाद में मोटा हो गया। ठीक है, तो किसी व्यक्ति में बदलाव आना ही सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। समाज शास्त्रियों ने अलग अलग इसकी परिभाषा दी है। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता की। ठीक है, तो समाज शास्त्रियों ने सामाजिक गतिशीलता को सामाजिक परिवर्तन का एक अंग भी माना है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का एक अंग भी माना है। सामाजिक गतिशीलता सामान्य अर्थ में एक व्यक्ति द्वारा एक स्थान व्यवसाय को छोड़कर दूसरा स्थान या व्यवसाय को ग्रहण करने को ही सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। मान लीजिए कोई स्थान है, ठीक है, उस स्थान पे उसका दुकान करता था। ठीक है, अब उसने क्या किया, उस स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया और वहाँ पर उसने दूसरी चीज़ की दुकान खोली। ठीक है, और वहाँ से अच्छी खासी इनकम हो गई, तो उसे ही को हम कहेंगे सामाजिक गतिशीलता। सिंपल सी परिभाषा। अगला है कि प्रास्थित के बारे में बताइए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटस। ठीक है, तो प्रास्थित या स्थित, ठीक है, इसका अर्थ है एक समय विशेष में, मतलब कि एक समय है, ठीक है, उस समय में किसी
किसी विशेष स्थान में, एक विशेष समय में, किसी विशेष स्थान में, किसी विशेष व्यवस्था के अंदर, ठीक है, किसी विशेष व्यवस्था के अंदर जो व्यक्ति को एक स्थान मिला है वह उसकी स्थिति या परिस्थिति पद है, उसी को हम स्थित कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा हो गई। और बाकी इसकी परिभाषा अलग अलग समाजशास्त्री हैं, अलग अलग विद्वान के अनुसार अलग अलग हो सकती है। आप अपने अनुसार पढ़ना चाह रहे हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं आप सभी के लिए। अतः लघु उत्तरीय क्लियर हो गया। ओके, अब आ जाएंगे हम लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय में आपको कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिनके उत्तर आपको पढ़ना जरूरी है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन तैयार कर लीजिए, कौन कौन आपकी परीक्षा में आने के ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि देखिए यहाँ पर आपको टाइम दे दिए जाएंगे, कितने क्वेश्चन पे कितने नंबर आपको दिए जाएंगे। 4 क्वेश्चन का उत्तर देने पे आपको प्रति प्रश्न के लिए आप लोगों को कितने नंबर दिए जाएंगे, यहाँ पर दिया है। ठीक है, 6 नंबर, 6 चौक 24। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, स्पष्ट कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच संबंध की विवेचना कीजिए। यहीं पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच संबंध बताइए, समाजशास्त्र और इतिहास के बीच संबंध बताइए, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच संबंध बताइए। ठीक है, इसी तरह आपको जितने भी शास्त्र हैं और समाजशास्त्र के बीच संबंध पढ़ लेना है, पक्का गारंटी है, श्योर क्वेश्चन परीक्षा में आएगा ही आएगा। ओके, अगला है कि मानव समाज की प्रमुख विशेषताएं। तो मानव समाज किसे कहते हैं और मानव समाज की प्रमुख विशेषताएं, टॉप लेवल का क्वेश्चन आएगा तय है। ओके, अगला है कि संस्था की परिभाषा दीजिए। हो सकता है आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि संस्था किसे कहते हैं, या फिर क्वेश्चन आ जाए संस्था की विशेषताएं बताइए, या फिर संस्था का उद्देश्य बताइए। संस्था से जुड़ा क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में से जो मैं आपको बताया हूँ आएगा तय है, श्योर। चाहे विशेषताएं आए, चाहे संस्था की परिभाषा आए, चाहे संस्था का उद्देश्य आए, आएगा जरूर, तय है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर बताइए। ये कभी कदार आता, आप इस क्वेश्चन को इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, विवाह के मुख्य उद्देश्य और बदलते प्रतिमानों को विवेचना कीजिए। तो विवाह किसे कहते हैं और विवाह के मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको तैयार कर लीजिएगा। सिंपल सा है, बस आपको पक्का श्योर है कि 90% उम्मीद है कि क्वेश्चन आएगा। अब आ जाएंगे हम खंडसा की ओर। खंडसा में आपको दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन के उत्तर देने। प्रति प्रश्न के लिए आपको 10.5 नंबर निर्धारित किए गए हैं और प्रति प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कम से कम 450 से ज़्यादा शब्दों में लिखना होगा, तभी आपको उत्तर का मतलब कि जो उत्तर है उसका अच्छे नंबर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के विशेष परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इग्नोर कर दीजिए, मत तैयार कर लीजिएगा। अगला है कि सोदाहरण मतलब उदाहरण देते हुए विवेचना कीजिए कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ठीक है, तो समितियां किसे कहते हैं, संस्थाएं कैसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आएगा जरूर है, इसके बारे में परिभाषा तय कर लीजिएगा। ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन ही आ जाएगा, लेकिन समितियां और संस्थाओं के बारे में पढ़ लीजिएगा, प्रश्न आपकी परीक्षा में फंस जाएगा। ठीक है, भूमिका को परिभाषित कीजिए, प्रास्थित एवं भूमिका में विभेद बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके देखिए अति लघु उत्तर में भी आया है और लघु उत्तर में भी आया है। तो ये क्वेश्चन आप तैयार भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि 100% आएगा, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो आपके ऊपर है। ठीक है, जो मुझे गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा आएगा। अगला है कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो पहला है कि सामाजिक अस्त्रीकरण किसे कहते हैं, ये 100% श्योर है, परीक्षा में प्रश्न आएगा कि जहाँ बोलूँ जहाँ लिख दूँ, ये प्रश्न 100% आएगा। सामाजिक अस्त्रीकरण से जुड़ा क्वेश्चन 100% श्योर है। सहयोग किसे कहते हैं, ये भी आपके अति लघु उत्तर में देखने को मिल सकता है या फिर लघु उत्तर में। आचार विचार, इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हैं। सभ्यता, जिसको सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आने के 95% उम्मीद है। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो जो मैंने प्रश्न बताए इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको करीब करीब इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बाकी ये पूरा का पूरा PDF, अगर आप इन जो PDF है इसको प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए, प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी पूरे के पूरे क्वेश्चन का उत्तर आप गूगल से बुक से अच्छे से तैयार कर लेंगे सॉल्व करके, तो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। पूरा भरोसा हम पे रखें तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बाकी और भी क्वेश्चन हम आप लोगों के समक्ष पेश करते रहेंगे। अब आपको चाहिए कौन से अन्य सब्जेक्ट पे मॉडल पेपर, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।